हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं द इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है संघात्मक सिद्धांत क्या है, इसके क्या आवश्यक तत्व होते हैं और भारतीय संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है। तो जानते हैं संघात्मक सिद्धांत यानी कि फेडरल प्रिंसिपल के बारे में क्या होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में बताऊं तो ये संघ और स्टेट यानी जो राज्य सरकार होती है उनकी ओर इशारा करता है। साथ ही जो संघात्मक संविधान है, इसके जो अंडर में आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार संघात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। संघीय सरकार जो है ये अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। ठीक है, और साथ ही साथ एक दूसरे को ये सपोर्ट भी करती हैं। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं, ये अपने अपने काम को करने के लिए पूरी पावर होती है इनके पास, और ये पूरी तरह से अपनी पावर का इंडिपेंडेंटली पूरी स्वतंत्र रूप से ये उन पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को सपोर्ट भी, एक दूसरे को सहयोग भी कर सकते हैं। भारतीय संविधान को उसके नेचर और उसकी प्रकृति के अनुसार मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है या फिर किया गया है। तो जानते हैं वो दोनों पार्ट कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक नहीं कर रखा आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जानते हैं वो दोनों पार्ट, वो दोनों भाग जिनको संविधान ने मुख्य रूप से विभाजित किया है। पहला है एकात्मक यानी कि यूनिटेरी, और दूसरा है संघात्मक यानी कि फेडरल। तो एकात्मक के बारे में हम बात करें तो एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत सारी की सारी शक्तियां सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अंदर आती है, जबकि जो संघात्मक सिद्धांत है उसके अंदर जो सारी शक्तियां हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास विभाजित की जाती है, और दोनों ही अपनी शक्तियों का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। और साथ ही जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को सहयोग भी करती हैं। जो संविधान का आर्टिकल 1 है उसमें ये बात क्लियरली कही गई है, एकदम क्लियर कट है कि जो भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, ये संविधान का आर्टिकल 1 में ये बात क्लियर कही गई है। अब जानते हैं संघात्मक संविधान के जो भी आवश्यक तत्व है यानी कि एसेंशियल जो पार्ट्स हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या है। तो सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है संविधान की सर्वोच्चता। जी हाँ, संविधान की सर्वोच्चता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये बताता है कि संघीय संविधान संघ तथा राज्यों की शक्तियों के बीच में जो बैलेंस होता है वो बनाकर रखता है, और साथ ही साथ ये एक पॉलिटिकल जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। यह एक विधानमंडल को दूसरे विधानमंडल की जो पावर होती है उनका एंक्रोचमेंट यानी कि वॉयलेशन करने ना करने के खिलाफ, जो एक दूसरे का ये वॉयलेशन नहीं कर सकते, एक दूसरे की जो पावर्स है उसका एंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, इसकी ये गारंटी देता है। और साथ ही जो संविधान है ये देश का एक सर्वोच्च कानून भी माना जाता है। तो इसीलिए इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल बताया गया है, एक बहुत ही आवश्यक तत्व है संविधान। ठीक है, एक संघात्मक संविधान का। ठीक है, अब बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। दोस्तों, शक्तियों का विभाजन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो संघात्मक संविधान है इसमें शक्तियों का ऑलरेडी विभाजन हो चुका है। केंद्र की एक अलग पावर्स होती हैं, स्टेट की एक अलग पावर होती है, और दोनों अपने अपने पावर्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के काम के बीच में इंटरफेयर भी नहीं करते हैं, बट समय पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है न्यायालयों की सर्वोच्चता, यानी कि जो न्यायालय है, ठीक है, वो इसको इसलिए सर्वोच्च रखा गया है कि संघात्मक संविधान जो है वो यदि संघ संविधान के पदों के अर्थ में कोई
संदिग्धता उत्पन्न होती है तो वह एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा सुलझाई जाएगी। और अधिकांश संघ जो है वो संविधान का ये अधिकार न्यायालय को देते हैं, जिन्हें संविधान की व्याख्या के संबंध में एक बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज होती है और संविधान के संबंध में वो अंतिम निर्णय देने का अधिकार रखते हैं। तो वो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसीलिए इसको भी बहुत ही आवश्यक तत्व माना गया है। अनन्य संशोधन प्रक्रिया। अब क्या होता है कि जो संविधान में जो संशोधन है वो ऐसे ही नहीं हो जाता। ठीक है, अगर जब भी कोई भी संशोधन अगर संविधान में किया जाएगा तो वहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों की मंजूरी देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि दोनों को ही एक एक्सक्लूसिवली पावर दे दी गई है, एक बहुत ही ज़्यादा पावर दे दी गई है कि आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर दी। नहीं, दोनों के दोनों आपस में राय करेंगे। ठीक है, बाकायदा एक बिल पास कराया जाएगा, उसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, और उसके बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है अगर होने वाला होगा तो। ठीक है, अकेले ना तो केंद्र और ना ही राज्य संशोधन कर सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपको किसी भी अन्य प्रकार की वीडियो या अन्य प्रकार का जो कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो एक लेक्चर ज़रूर आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो में। तब तक लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।